अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने पढ़ा था एप्लीकेशंस ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस। आज का जो टॉपिक है वो एप्लीकेशन ऑफ हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये चैप्टर 5 है, ठीक है। जिल की बुक जो हमने लगवाई हुई है उसमें चैप्टर 5 है। इसमें हमारा जो एक सिस्टम हम स्टडी करते हैं वो है स्प्रिंग मैथ सिस्टम। स्प्रिंग मैथ सिस्टम का क्या मतलब होता है कि कैसी एक हमारे पास ये रिजिड सरफेस होती है, यानी कि एक छत है या कोई दीवार वगैरह है जिसके साथ हमने क्या किया, एक स्प्रिंग लगाकर स्प्रिंग के साथ कोई मैश बांधा हुआ है। इसको हम स्प्रिंग मैश सिस्टम कहते हैं, स्प्रिंग मैश सिस्टम। अब इसमें क्या होता है, ज़्यादातर हम दो लॉज इस्तेमाल करते हैं, एक हुक लॉ इस्तेमाल करते हैं और एक न्यूटन सेकंड लॉ इस्तेमाल करते हैं स्प्रिंग सिस्टम में। हुक लॉ क्या कहता है कि इफ़ ए मैस इज अटैच टू अ फ्लेक्सिबल स्प्रिंग, यानी कि एक अगर हम मास लगाएं किसके साथ, एक ऐसे स्प्रिंग के साथ, ये स्प्रिंग जो है स्ट्रेचेबल है, यानी कि ऊपर से नीचे इस तरीके से इसको स्ट्रेच कर सकते हैं। इज सस्पेंडेड वर्टिकली, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ इसको किया फ्रॉम रिजिड सपोर्ट, यानी कि एक पक्की सपोर्ट्स के साथ किसी के साथ बांधा हुआ है। इफ अमाउंट ऑफ स्ट्रेच इज एस, यानी कि अब जाहिर बात है जब आप वेट कहेंगे स्प्रिंग के साथ, जब एक वेट बांधेंगे तो ऑब्वियसली ये स्प्रिंग जो है वो स्ट्रेच होगा, ठीक है। वो जो स्ट्रेच फोर्स है दैट वन इज एस। हम जो स्ट्रेच होता है स्प्रिंग के अंदर जो स्ट्रेचनेस आती है मास बांधने के बाद, तो स्प्रिंग कुछ ना कुछ खुलेगा तो सही, उसको हम एस कहते हैं। और एफ इज द रिस्टोरिंग फोर्स। एफ रिस्टोरिंग फोर्स का क्या मतलब होता है कि जब आप देखें, जब किसी मैस को आप किसी स्प्रिंग के साथ नीचे की तरफ करते हैं, बांधते हैं, तो वो थोड़ा सा एक्सटेंड होता है। पहले जब देखें एक सिंपल मैस अगर हो, ये देखिए एक सिंपल मैस है, ठीक है, ये सिंपल मैस पड़ा हुआ। इसके साथ जब आपने मैस अटैच कर दिया तो इसके अंदर कोई ना कोई स्ट्रेचनेस आएगी, वो आपके पास क्या कहलाती है, एस कहलाती है, ठीक है। ये जो पोजीशन है, ये जिस मैस बांधने के बाद जो पोजीशन होती है, यहाँ पे x इक्वल टू 0, यानी कि डिस्प्लेसमेंट अब आपका क्या होता है, 0 होता है। अब क्या कहते हैं, मैस को हम थोड़ा सा नीचे की तरफ खींचते हैं, ठीक है। जब मैस को आप नीचे की तरफ खींचते हैं, ये इक्वल बिहेवियर पोजीशन होती है, मीन पोजीशन, जहाँ पे बैलेंस होता है, ठीक है। अब जब इसको हम नीचे की तरफ खींचते हैं तो कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट आता है, ये आपका एक्स कहलाता है। दोबारा सुन लें, स्प्रिंग एक रेस्ट पोजीशन पे पड़ा हुआ है, इसके साथ जब आपने मैच लगाया तो जाहिर बात है इसके अंदर थोड़ी बहुत उर्दू में क्या कहते हैं, खींच पड़ेगी, ठीक है। स्प्रिंग थोड़ा सा खुलेगा, वो आपका स्ट्रेचिंग वो है अमाउंट है, उसको हम ऐसे कहते हैं। तो ये नॉर्मल पोजीशन है उसकी। जब इसके बाद जब आप इसको थोड़ा सा खींचेंगे नीचे की तरफ, उसके बाद छोड़ेंगे, तो जाहिर बात है ये मैच जो है वो ऊपर नीचे मूव करना शुरू हो जाएगा, तो नीचे जाएगा, ठीक है। तो एक्स पॉजिटिव है ऊपर, क्योंकि हमने अपनी तरफ से फोर्स नीचे की तरफ लगाई है। जब ऊपर की तरफ जाएगा तो वो क्या होगा, नेगेटिव की तरफ होगा। अच्छा, दूसरी बात कि जब आपने स्प्रिंग को खींच के नीचे की तरफ किया, ठीक है, तो इसके अंदर एक फोर्स ऐसी भी होगी कि देखें स्ट्रेच आपने नीचे की तरफ किया है, मगर जब आप देखेंगे तो इसके अंदर एक फोर्स ऐसी होगी तो जो उसको खींच रही होती है कि वापस उसी पोजीशन की तरफ, मेन की तरफ खींच रही होती है, वो रिस्टोरिंग फोर्स कहलाती है। आपने मैस को खींचा, ठीक है, कभी प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा, मैस को जब आप खींचते हैं नीचे की तरफ जोर लगाकर, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट आता है, ये एक्स कहलाता है। ये डिस्प्लेसमेंट जो वो एक्स है, और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना बन जाता है, एस प्लस एक्स बन जाता है। अच्छा, जब आप इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ खींचते हैं तो आप फील करेंगे कि कोई ना कोई एक इसके अंदर ऐसी फोर्स है जो इसको वापस की तरफ खींच रही है, वापसी की तरफ, वो रिस्टोरिंग फोर्स है, ठीक है। अच्छा, जब आप छोड़ते हैं स्प्रिंग को, छोड़ते हैं तो थोड़ा सा आपने स्ट्रेच किया, उसके बाद छोड़ेंगे तो यहाँ पे जाके रुक नहीं जाता, ये पहले ऊपर की तरफ जाता है, फिर नीचे की तरफ आता है, फिर ऊपर की तरफ आता है, आहिस्ता आहिस्ता करते करते ये स्टॉप कर देता है, मेन पोजीशन पे वापस आ जाता है। तो ये हमारा सिस्टम है टोटल जो हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि अगर हमने मैच लगाया तो जो स्ट्रेच है वो एस है, और एफ जो है वो रिस्टोरिंग फोर्स है जो उसको वापस खींच रही है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द एलोंगेशन, यानी कि वो स्प्रिंग जब नीचे होता है तो आप उसके अंदर कोई ना कोई फोर्स ऐसी होती है जो उसको वापसी की तरफ खींच रही होती है, वो आपके पास एफ है। तो हुक लॉ ये कहता है कि वो जो एफ है ये प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्ट्रेच के, ठीक है। और फिर प्रोपोर्शन को ओपन करते हैं तो क्या आपके पास क्या होगा, जितना आप खींचेंगे नीचे की तरफ, इस स्प्रिंग को जितना नीचे की तरफ खींचेंगे उतना ये उसी पावर के साथ उसको आपको वापस खींच होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ये अमाउंट कम खींचेंगे उतनी रिस्टोरिंग फोर्स कम होगी, जितना इसको ज़्यादा पावर के साथ नीचे खींचेंगे उतनी ही फोर्स के साथ ये आपको वापस की तरफ खींचता है। तो ये आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। तो प्रोपोर्शन को उठाएंगे तो क्या क्या कहलाएगा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कहलाएगा, ठीक है। इसको स्प्रिंग कांस्टेंट भी कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि जैसे एक एग्जांपल है, इफ अ मास वेइंग 10 पाउंड्स स्ट्रेचेस अ स्प्रिंग 1 hour to fit,
यानी कि अगर कोई मैस हम स्प्रिंग के साथ लगाते हैं 10 पाउंड तक, वो इसको क्या करता है, नीचे की तरफ हाफ फीट तक खींच देता है। ठीक है, मास लगाया आपने तो इसको स्ट्रेच कर देता है नीचे की तरफ, कितना, हाफ की तरफ। ठीक है, तो और स्प्रिंग कांस्टेंट वो कहता है कि अगर 20 है तो इसके अंदर फाइंड दी स्ट्रेचनेस, जो इसके अंदर स्ट्रेचनेस आती है वो फाइंड आउट। ठीक है, फाइंड दी स्ट्रेचनेस फॉर 8 पाउंड, ये स्ट्रेचनेस है, दिस इज स्ट्रेचनेस। कहता है स्ट्रेचनेस नहीं निकालें 8 पाउंड मास के साथ। 10 पाउंड के साथ वो कहता है कि स्प्रिंग कांस्टेंट ये है और इसकी जो स्ट्रेचनेस है, एक हमने मैस लगाया जो कि 10 पाउंड है, ठीक है, वो स्प्रिंग को हाफ फीट तक ही नीचे खींचता है और उसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, 20 है। ठीक है, जिस फोर्स के साथ वो खींचता है। अब वो ये कहता है कि अगर मैस जो वो 8 पाउंड हो जाए तो फिर स्ट्रेचनेस कितनी होगी। अब देखिए फार्मूला आपके पास क्या, F इक्वल टू के एस है। एस भी आपको दे दिया, स्ट्रेचनेस हाफ फीट दी हुई है, के भी आपको दे दिया 20। ठीक है, और एक इसका अपना वेट भी नीचे की तरफ, जो फोर्स है नीचे की, F इक्वल टू के एस है, ये जो फोर्स है ये इसका अपना वेट है नीचे की तरफ, mg जिसको कहते हैं, वो भी तो इसके अंदर है ना। ठीक है, अच्छा अब F किसके इक्वल होता है, के एस के इक्वल है। अब वेट इसका अपना जो वेट है वो कितना दे दिया है, 8 पाउंड मैस के साथ है, तो 8 पाउंड इक्वल टू के आपको वैल्यू वैसे दे दी है, और एस आपके पास स्ट्रेचनेस जो आपने फाइंड आउट करनी, तो सिंपल आपके पास एस की वैल्यू निकल आएगी। तो इसका मतलब 2.5 फीट तक वो स्ट्रेचनेस उसके अंदर आएगी। अगर यहाँ पे देखें 10 पाउंड तक है तो स्ट्रेचनेस कितनी आ गई, हाफ फुट तक नीचे जा रही है। अगर 8 पाउंड तक है तो वो 2.25 फीट तक वो नीचे स्ट्रेचनेस होगी, स्ट्रेच होगा नीचे। अच्छा, उसके बाद देखें नेक्स्ट आपके पास, अब हम डिफरेंशियल इक्वेशन एक बनाते हैं। मैथ सिस्टम के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा मेन काम जो है। अब एफ किसके इक्वल होता है, के एस के इक्वल होता है। इक्वल बिगिन पोजीशन, ये वाली पोजीशन है जहाँ पे ये मैथ जब लगाया तो स्प्रिंग थोड़ा सा खींचा है, तो वो जो पोजीशन पे ठहर गया वो एक्स इक्वल टू 0। अब इसको हम नीचे खींचेंगे तो नीचे खींच के ये कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट आएगी, उसको हम क्या कहते हैं, एक्स कहते हैं, और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी आएगी, एक्स प्लस एस आएगी। ठीक है, और जाहिर बात है ये ऊपर की तरफ वापस फोर्स जब ऊपर की तरफ वापस खींचेगा तो ये टोटल कितना आएगा, एक्स प्लस एस हो जाएगा। माइनस डायरेक्शन को शो करता है। यहाँ पे देखिए एफ इक्वल टू क्या होता है, के एस, एक जो उसकी जो वेट है वो भी एक्ट करता है। तो जब आपने सिंपल रखा हुआ है तो इसका वेट भी तो है ना अपना, जो नीचे की तरफ करता है। तो W किसके इक्वल हुआ, के एस के इक्वल। W एम जी के इक्वल होता है, के एस आ गया, के एस उधर चला गया तो एम जी माइनस के एस किसके इक्वल हो गया, 0। अब वो कहता है कि मैस इज डिस्प्लेस बाय अमाउंट एक्स, यानी कि अगर मैस अब खींच लिया जाए, नीचे की तरफ खींचा जाए, ठीक है, देन रिस्टोरिंग फोर्स विल बी के इंटू एक्स प्लस एस। अब देखें रिस्टोरिंग फोर्स क्या थी हमें, के इंटू एस थी। अब एस के अंदर डिस्प्लेसमेंट भी आ गया ना, पहले तो ये था, ये ऊपर की तरफ के था कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट था, एस डिस्प्लेसमेंट था। अब ये थोड़ा सा खींचा भी तो है ना, तो अब टोटल कितना हो जाएगा, के इंटू एक्स प्लस एस हो जाएगा। तो ये आपके पास टोटल डिस्प्लेसमेंट अब क्या आ गया, के इंटू एक्स प्लस एस आ गया। ठीक है, और जो टोटल फोर्स बनेगी जो इसके अंदर एक्ट करेगी वो आपके पास क्या होगी, एक तो इसका वेट आ गया और एक इसकी जो वो है आपके पास के इंटू एक्स प्लस माइनस के एस, जो अभी हमने किया था, ये देखें ये के एस था, ठीक है, एक तो वेट भी इसका था, तो के एस उधर जाके क्या हो गया था, माइनस हो गया था। ये टोटल फोर्स जो इसके ऊपर एक्ट कर रही थी। ठीक है, अब चूंकि इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट भी आ गया तो यहाँ पे अब एक्स प्लस एस हो जाएगा, एस की बजाय क्या हो जाएगा, एस की बजाय क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एस आ जाएगा। तो ये आ गया माइनस के इंटू एक्स प्लस एस प्लस एम जी। एफ इक्वल टू एम ए होता है, एफ इक्वल टू एम ए होता है। एफ की वैल्यू क्या होती है, एम डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर, तो ये चीज़ इसके इक्वल आ गई, इसको आपने ऊपर कर दिया। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए माइनस के एस प्लस एम जी, ये किसके इक्वल था, 0 के इक्वल, तो ये 0 हो गया, तो ये माइनस के एस। अब यहाँ से देखिए एम को डिवाइड कर दें तो माइनस के ओवर एम एक्स हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा तो क्या गया। अब ये चूंकि फिजिक्स की टर्मिनोलॉजी है तो फिजिक्स में के ओवर एम को हम क्या ले लेते हैं, पुट कर लेते हैं ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा स्क्वायर ये हम पुट कर लेते हैं। स्क्वायर क्यों लेते हैं, ताकि जब हम इसको हम सॉल्व करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन तो क्या बनेगा, एम स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो हमारे लिए इसकी फैक्टराइजेशन करना आसान हो जाएगी। एम स्क्वायर किसके इक्वल होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर, एम क्या होगा, प्लस माइनस आइटा के साथ आ जाएगा ना ओमेगा। तो ये स्क्वायर इसलिए लगाया ताकि इसका स्क्वायर रूट लेंगे हम तो डब्ल्यू आ सके, वैसे कोई लाजमी नहीं होता। ठीक है, तो ये आपके पास इसका सोल्यूशन फिर आप निकाल सकते हैं। आयोटा आ गया तो जाहिर बात है सोल्यूशन आपका फिर C1 cos ऑफ ओमेगा टी प्लस C2 sin ऑफ ओमेगा टी। तो ये स्प्रिंग का जो के पास स्प्रिंग सिस्टम होता है उसके लिए ये इक्वेशन होती है।
ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, अभी जब इसकी मोशन है तो इसके अंदर किसी किस्म की कोई और मीडियम इसके अंदर नहीं आएगा, ना कोई हवा चल रही है, ना कोई इस तरह के कोई और मीडियम इसके मोड इसके अंदर रेजिस्ट नहीं करेगा, किसी किस्म की कोई और फोर्स इसके अंदर एक्ट नहीं करेगी। तो ये कहलाती है नो डैम्पिंग फोर्स। ये जो सिस्टम हमने पढ़ा है, नो डैम्पिंग फोर्स, यानी कि किसी किस्म की कोई डैम्पिंग फोर्स नहीं है। अब जब इसके अंदर कोई और चीज़ें भी आ जाएंगी, कोई और फैक्टर्स भी आ जाएंगे, तो वो डैम्पिंग फोर्स कहलाते हैं। ठीक है। और जाहिर बात है, अगर इसके अंदर हवा तेज चल रही है तो जो उसकी वेलोसिटी होगी उसी पे असर करेगी। एयर रेजिस्टेंस जो है वो उसकी वेलोसिटी को डिस्टर्ब करेगी, तो वो वेलोसिटी के साथ जो हम उसको स्टडी करेंगे डैम्पिंग को। अच्छा बात, तो ये x ऑफ t इक्वल टू क्या आ गया, C1 cos ऑफ ओमेगा टी प्लस C2 साइन ऑफ ओमेगा टी आ गया। तो अब अगर हम इसको एम्पलीट्यूड और टाइम फेज एंगल की फॉर्म में देखें, फेज एंगल का मतलब है कि एक क्या कहते हैं, एक पीरियड के अंदर कितनी उसकी एक यहाँ से नीचे आया, यहाँ से ऊपर गया, तो एक टोटल जो है उसके अंदर कितना फेज एंगल, एक फेज के अंदर कितना उसका एंगल डिस्क्राइब किया गया, टाइम पीरियड जिसको भी एक किस्म का कह सकते हैं। तो ये चीज़ें डिस्कस की जाती हैं। तो एम्पलीट्यूड, क्योंकि अब तो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं, फिजिक्स के इतनी ज़्यादा हमने डिटेल इसके अंदर नहीं देखनी। तो एम्पलीट्यूड ऑफ फेज एंगल की फॉर्म में हम क्या करते हैं कि हम लेट कर लेते हैं कि जो C1 है इसके अंदर वो ए साइन ऑफ फाई है, फाई फेज एंगल कहलाता है, ए एम्पलीट्यूड कहलाता है, और C2 जो है वो ए कॉस ऑफ फाई है। तो कहता है जब ये हम वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देते हैं, C1 ए साइन ऑफ फाई पुट करते हैं, ये C2 ए कॉस ऑफ फाई पुट कर दें, तो ये ए कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा ना, ए साइन ऑफ फाई है तो ए कॉमन आ जाएगा, बाकी क्या बनेगा, साइन ऑफ फाई कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस कॉस ऑफ फाई साइन ऑफ ओमेगा टी, तो वो साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लग जाएगा। तो ये करके देख लीजिएगा, तो ये आपके पास एक रिलेशन आ गया। ये जो फॉर्म कहलाती है ये एम्पलीट्यूड ऑफ फेज एंगल की फॉर्म में है। ठीक है, ये सिंपल फॉर्म है, ये इसकी फेज एंगल और एम्पलीट्यूड की फॉर्म में। और एक ये भी याद रखिएगा कि टाइम पीरियड जो होता है वो इसकी इक्वल होता है 2 पाई बाई ओमेगा के, और फ्रीक्वेंसी जो होती है 1/t के इक्वल होती है। बस ये चीज़ें, बाकी तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाएगी वो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल देख लें, कहता है जी कि इसको सॉल्व करें और इसके बारे में इंटरप्रेट करें कि ये क्या कहता क्या है सोल्यूशन जो। अब देखें x ऑफ 0 इक्वल टू 10, यानी कि जब हमने स्टार्ट किया था ऑब्जर्वेशन को, तो आपके पास देखें x ऑफ 0 का मतलब टाइम 0 है और डिस्प्लेसमेंट क्या है 10 है, यानी कि जब हमने इसको खींचा नीचे की तरफ ये वाला, तो ये आपके पास क्या 10 है जब हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वो वाला उसको दिया है। उसके बाद क्या है वेलोसिटी, तो वो कहता है एस डैश क्या कहलाता है, dx और dt होता है ना, dx और dt क्या होता है, v होता है, वेलोसिटी होता है। तो कहते हैं t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी उसकी क्या है 0, यानी कि वो इसका मतलब ये है कि जब आपने इसको खींचा नीचे की तरफ, ठीक है, तो ये x टाइम यहाँ पे 0 है, t इक्वल यहाँ पे जब इसको नीचे खींचा है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है जहाँ पे x क्या होता है 0 होता है। इस वक्त आपके पास x जो है वो 0 नहीं है, इस वक्त आपके पास x ऑफ 0 इक्वल टू 10 है। इसका मतलब ये है कि ये जब नीचे खींचा गया, ठीक है, 10 डिस्प्लेसमेंट इसके अंदर 10 का डिस्प्लेसमेंट आया, यहाँ पे जब नीचे खींचा गया उसके बाद इसको ऑब्जर्व किया गया, वो t इक्वल टू 0, और उस जगह पे भी अभी आपने इसको छोड़ा नहीं है, तो इसके अंदर किसी किस्म की कोई वेलोसिटी भी नहीं आ रही। तो ये इसकी जो हमने इसको जो कंडीशन थी वो उसकी ये कहती है। बाकी इसको सिंप्लीफाई सॉल्व करना है, ये ओमेगा स्क्वायर है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करने के बाद x ऑफ टी C1 cos ऑफ ओमेगा टी, ये सारी चीज़ें तो आप लोगों ने की हुई हैं। तो सॉल्व करने के बाद C1 10 आ जाएगा, C2 0 आ जाएगा, तो ये पुट कर दिया। तो पुट करने के बाद आपके पास x ऑफ टी जो होगा वो साइन ऑफ 40 आ जाएगा। इसको जब हम इसकी फॉर्म में देखेंगे a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5 की फॉर्म में, तो आप ये इसमें करके देख लीजिएगा, क्योंकि देखें कॉस है तो साइन ऑफ थीटा प्लस पाई बाई 2 किसके इक्वल होता है, कॉस ऑफ थीटा होता है। तो ये अगर कॉस ऑफ 40 है तो कॉस ऑफ 40 किसके इक्वल होगा, साइन ऑफ 40 प्लस पाई बाई 2। तो ये हमने ये यूज़ कर दिया, ए की वैल्यू टी 10 आ गई, क्योंकि हमने इसको कंपेयर किया उसकी जो एम्पलीट्यूड वाली फॉर्म थी उसके साथ इसको हमने कंपेयर किया। ये थी एम्पलीट्यूड वाली फॉर्म, अगर आपको याद हो ये वाली, ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, तो जो भी सोल्यूशन होगा हमने उसको इस फॉर्म में लेके जाना है। तो यहाँ पे आपके पास क्या था कि जब हमने पुट किया तो ये cos ऑफ 40 आ गया, हमने चूंकि इसको साइन वाली फॉर्म में कन्वर्ट करना था, तो हमें पता है कि साइन ऑफ थीटा प्लस पाई बाई 2 किसके इक्वल होता है, cos ऑफ थीटा। तो यहाँ पे cos ऑफ थीटा की जगह क्या 40 है, तो यहाँ पे थीटा की जगह 40 है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 40 प्लस पाई आ जाएगा। तो हम cos ऑफ 40 को क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 40 प्लस पाई बाई 2। और जब हम इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे 10 आ गया, तो ए की वैल्यू क्या आ गई 10। तो यहाँ से आपके पास एम्पलीट्यूड क्या आ गया 10 आ गया, फेज एंगल क्या आ गया पाई बाई 2, यानी कि पाई बाई 2 के बाद ये अगली फेज में इसको डिस्कशन आती है, पहला फेज, फिर सेकंड फेज, फिर थर्ड फेज। टाइम पीरियड किसके इक्वल होता है 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा 4 है, तो ये पाई बाई 2 इसका टाइम पीरियड है। वेव रिपीट, यानी कि हर वेव जो है वो अपने आप को
टाइम पीरियड क्या होता है कि वो एक वाली चीज़ जो वो कितने टाइम के बाद उसको रिपीट करती है। जैसे एक आप कोई एक स्टिक ली हुई है, उसके आपने कोई एक इस तरीके से कोई धागा बांधा हुआ, धागे के साथ वो कोई एक स्टिक है, उसके साथ एक धागा बांधा, धागे के साथ कोई बॉल बांधी है। जब आप इसको घुमाते हैं, ठीक है, तो एक दफ़ा जब घुमा लेते हैं, ये पहला एक फेज़ के लिए इसका टाइम पीरियड, फिर दूसरे फेज़ दूसरी दफ़ा घुमाएंगे, फिर तीसरी दफ़ा घुमाएंगे, तो ये हर फेज़ के लिए एक टाइम होता है, उसको टाइम पीरियड कहते हैं कि वो कितने टाइम के बाद अपने आप को क्या करता है, रिपीट करता है। इसके अंदर भी देखें तो जब आप यहाँ पे देखेंगे तो इसको जब छोड़ेंगे तो ये यहाँ से वो ऊपर जाएगा, फिर वापस नीचे आएगा, तो वो टाइम पीरियड के अपने आप को कितने टाइम के बाद वो रिपीट करते हैं। ठीक है, तो वो टी की वैल्यू क्या होती है, 2π/ω होती है। ये आपके पास π/2 के बाद वो उसको क्या कहेगा, रिपीट करेगा। फ्रीक्वेंसी आपके पास 1/t होती है, तो उसका ये फॉर्मूला। क्लियर, तो इस तरीके से ये आपके पास वो होती है। अच्छा जी, फिर ये सेकंड एग्जांपल लिखी हुई है, फॉर द मोशन डिस्क्राइब्ड बाय x ऑफ t। क्या था, मोशन के अंदर इसका सोल्यूशन दे दिया है। कहता है फाइंड द फर्स्ट वैल्यू ऑफ द टाइम, टाइम की वैल्यू निकालें फॉर विच द मास पासिस थ्रू द इक्विलिब्रियम पोजीशन हेडिंग डाउनवर्ड। ठीक है, अब ये जरा देखिएगा, ये कहता है कि ये आपके पास स्प्रिंग था, ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन से किस वक्त गुजरेगा, फर्स्ट टाइम किस वक्त गुजरेगा। देखिए अब ये जब नीचे खींचे उसके बाद जब छोड़ेंगे तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, तो जब छोड़ेंगे तो पहली दफ़ा यहाँ पे ऊपर क्रॉस करेगा, पहली दफ़ा ऊपर की तरफ, फिर नीचे आएगा तो दूसरी दफ़ा फिर यहाँ पे क्रॉस करेगा, फिर तीसरी दफ़ा फिर ऊपर, यानी कि पहली दफ़ा इसको अगर हम टाइम कह लें, पहली दफ़ा जाएगा तो t1 कहते हैं, जब दूसरी दफ़ा फिर नीचे की तरफ आएगा तो फिर ये t2। तो ये इसने हेडिंग डाउन का कहा है, इसने क्या कहा है, हेडिंग डाउन का है। तो हेडिंग डाउन का मतलब कि नीचे की तरफ आ गए। तो अभी जब आप इसको छोड़ेंगे तो ये पहली दफ़ा ऊपर जाएगा, हेडिंग डाउन है, ये हेडिंग अपवर्ड है। अपवर्ड जाएंगे तो पहली दफ़ा ये यहाँ पे क्रॉस करेगा इक्विलिब्रियम पोजीशन को, पहली दफ़ा क्रॉस करेगा, ये टी पहला टाइम हो गया, फिर उसके बाद ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, तो नीचे फिर क्रॉस करेगा इसको। तो ये फर्स्ट टाइम जब यहाँ पे नीचे की तरफ जाएगा तो वो हमने टाइम निकालना है, वो t2 है, पहली दफ़ा पहला टाइम, फिर दूसरी दफ़ा, फिर अगर वो कहता है सेकंड टाइम ऊपर जा गए तो ऊपर के लिए कुछ और टाइम है। ठीक है, इस तरीके से ये वो कहता है फाइनल इस चीज़ को डिस्कस करें। तो x ऑफ t आप तो दे दिया, x ऑफ t वो आपको दिया हुआ है, और इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए x ऑफ t क्या होता है, 0 होता है। x ऑफ t की वैल्यू दी हुई है, इसको हमने 0 के इक्वल पुट किया, तो ये चीज़ आपके पास 17/6 जो है वो उधर जाके 0 हो जाएगा, साइन आ जाएगा, साइन उधर जाएगा तो साइन इनवर्स 0 हो जाएगा। साइन इनवर्स 0 जो है वो n के इक्वल होता है, यानी कि 0 अपने आप को कितने टाइम रिपीट करता है, साइन 0 पे भी 0 होता है, पाई पे भी होता है, 2π पे भी, 3π पे भी, तो ये सब पे 0 होता है। तो ये चीज़ आ गई, यहाँ से इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये आपके पास एक रिलेशन आ गया। अब कहता है कि पहले n इक्वल टू 1 लेते हैं, जब n इक्वल टू 1 लेते हैं तो ये आपके पास क्या आएगा, 81 पहला टाइम प्लस 1.816 इक्वल टू पाई, n को 1 लिया, फिर n को 2 लेंगे तो सेकंड टाइम, n को 3 लेंगे तो थर्ड टाइम, तो यहाँ से t1 इक्वल टू 0.166 सेकंड निकला है। तो ये वो टाइम है जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन को क्रॉस करता है, x इक्वल टू 0 को क्या करता है, क्रॉस करता है। ये वो टाइम है जब यहाँ से छोड़ा है तो ज़्यादा देर नीचे तो नहीं जाएगा ना, ऊपर ही जाएगा, तो ऊपर जाके ये इसको यहाँ पे जब क्रॉस करेगा, ये पहला टाइम निकला है। और हमने अपवर्ड के लिए नहीं निकालना, हमारा क्वेश्चन किसके लिए है, डाउनवर्ड के लिए है। तो डाउनवर्ड के लिए कहता है फाइंड दी फर्स्ट वैल्यू ऑफ द टाइम, यानी कि पहला टाइम निकालें कि वो डाउनवर्ड इसको क्रॉस करे। तो ये हमारा टाइम तो निकल आया, मगर ये इसको क्रॉस करेगा ऊपर की तरफ, हमने वो निकाला जब नीचे की तरफ आएगा, तो जब नीचे की तरफ दोबारा आएगा तो वो t2 होगा। तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, n को अब इसके अंदर 2 पुट कर लेते हैं, तो ये 2π हो जाएगा, यहाँ पे t2 आ जाएगा। तो ये आप देखें इसको यहाँ पे t इक्वल टू t2 पुट किया, तो ये आपका 82 प्लस 1.816 इक्वल टू 2π आ गया। इसको सॉल्व किया तो t2 की क्या आ गया, 0.558। तो ये वो टाइम है कि जब वो मास जो है वो उसको क्या करेगा, नीचे की तरफ क्रॉस करेगा। अच्छा, अब आते हैं डैम फोर्स। डैम फोर्स वो होती है कि जब उसके अंदर कोई और चीज़ भी इन्वॉल्व हो जाएगी, या रेजिस्टेंस हो गई, या इस तरह के कोई और फैक्टर्स भी उसके अंदर क्या होंगे, या स्प्रिंग के अंदर फर्स्ट कहीं थोड़ा सा जंग लगा हुआ है, या उसके अंदर थोड़ी थोड़ी झटके से लगेंगे, तो ये डैम फोर्स कहलाते हैं, या डैम मोशन कहलाती है, व्हेन देयर एग्जिस्ट सम अदर फैक्टर्स इन द मोशन ऑफ द स्प्रिंग।
when there exists some other factors in the motion of the spring, the damp force, अब डैम्प फोर्स की जो एक क्वांटिटी होती है वो इसकी इक्वल होती है माइनस बीटा dx over dt। बीटा जो है वो डैम्प कांस्टेंट कहलाता है, और dx over dt के जाहिर बात है वो उसकी वेलोसिटी को डिस्टर्ब करेगा। जो भी मीडियम अंदर आएगा, ए रेजिस्टेंस आ जाए, वो जाहिर बात है उसकी वेलोसिटी को क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा। माइनस क्या है कि उसको डिस्टर्ब करना, अपोज करेगा। इस वजह से माइनस बीटा dx over dt, बीटा क्या कहलाएगा, डैम्प कांस्टेंट कहलाता है। अब आपके पास इक्वेशन जो हो जाएगी, अब वो जो हमारे पास इक्वेशन थी पहले के लिए, उसमें एक फैक्टर और आ जाएगा, और वो कौन सा होगा, डैम्प कांस्टेंट का। यहाँ पे था ना माइनस के एक्स प्लस एस प्लस एम जी था, तो उसके अंदर एक कांस्टेंट माइनस बीटा डी एक्स ओवर डी टी भी आ जाएगा। तो बाकी चीज़ वही है। तो यहाँ पे देखें डी एक्स डी एम डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी, उसके एम जी माइनस के, ये तो पहले वाला था, ये एक नया कांस्टेंट इसके अंदर, ये वाली टर्म एक्स्ट्रा आ गई। जब ये आ गई, अब इसको उसी तरीके से ओपन किया तो माइनस के एस प्लस एम जी कैंसिल, जीरो हो जाएगा, बाकी टर्म्स बन के ये बन जाएगी। अब आपके पास m से डिवाइड किया तो बीटा ओवर m आ गया, यहाँ पे k ओवर m को हम माइनस के रख लिया, बीटा ओवर m को हम क्या रख लेते हैं, टू लेमडा रख लेते हैं। टू लेमडा किस लिए रखा है कि जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो वो हमारे लिए फैक्टर्स बनाना आसान हो जाएगा। तो इसके फैक्टर्स बनाते हैं तो वो m1 ये निकल आएगा, m2 ये निकल आएगा। अब m1 अगर ये निकला है, m2 ये निकला है, तो इसके अंदर अब ये एक चीज़ आ गई, स्क्वायर रूट आ गया। जब स्क्वायर रूट आ जाता है तो हमारे पास हमेशा तीन केस आते हैं, क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। तो ये डिस्क्रिमिनेंट में ये अंदर वाली चीज़ पॉजिटिव भी हो सकती है, ये जीरो भी हो सकती है, और ये लेस भी हो सकती है। अगर ये ग्रेटर देन जीरो तो टू डिफरेंट रूट्स आएंगे, अगर ये इक्वल टू जीरो तो टू सेम रूट्स आएंगे, और ये लेस देन तो ये कॉज ओमेगा। यानी कि अगर ये वाली चीज़ होगी तो इसमें इसका आंसर जो होगा एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में आएगा। अगर ये वाली चीज़ होगी तो एक्सपोनेंशियल और रिपीट होगा तो टी मल्टीप्लाइड होता जाएगा। अगर ये कम्प्लेक्स है तो इसके अंदर आंसर में क्या आएगा, कॉज और साइन आएगा। तो ये तीन केसेस जो है वो बुक में लिखे हुए हैं, तो आप वहां से इसको देख लीजिएगा। अब आपके पास है एक एग्जांपल करते हैं। क्या कहता है कि एन 8 पाउंड वेट स्ट्रेचेज अ स्प्रिंग 2 फीट, यानी कि मैथ कितना दी थी आपको, जो आपको वेट है, वेट दे दिया ना, मैथ तो नहीं दिया, वेट दिया हुआ कितना पाउंड है, 8 पाउंड है। कहता है उसकी वजह से जो स्प्रिंग है वो कितना स्ट्रेच होता है, एस की वैल्यू क्या दे दी, 2 फीट दे दी। तो एस क्या दे दिया, 2 फुट, डब्ल्यू क्या दे दिया, एम जी दे दिया। तो यहाँ से हम के की वैल्यू निकाल सकते हैं, डब्ल्यू इक्वल टू के एस होता है, डब्ल्यू 8 दिया हुआ है, के आपके पास निकालना है, एस आपके पास 2 फुट है, तो के की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। अच्छा, अब आगे देखिए, assume that damping force is equal to the 2 times the instantaneous velocity act on the system, यानी कि जो velocity है वो dx over dt जो होगी उसका 2 टाइम है, ठीक है, डैम्पिंग फोर्स। तो डैम्पिंग फोर्स क्या आपके पास आ गई, 2 dx over dt, ठीक है। बाकी हम सिस्टम के अंदर पुट करेंगे तो वो माइनस ही आएगा, फिलहाल तो मैंने सिंपल वो वैल्यू लिखी है। तो ये आ गई डैम्पिंग कांस्टेंट हमारे पास बीटा dx over dt होती है, तो 2 टाइम उसने कहा तो यहाँ पे 2 आ गया, और dx over dt जाए पता वेलोसिटी की वजह से आया, उसने यही लिखा हुआ है, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को वो करता है। अच्छा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ मोशन इफ द वेट इज रिलीज्ड फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन विद एन अपवर्ड वेलोसिटी ऑफ 3 फीट। अपवर्ड वेलोसिटी का मतलब है कि जब आपने उसको नीचे पकड़ के नीचे खींचा, ठीक है, तो टी फीट तक वो वेट लगाया तो 2 फुट तक आए, फिर उसके बाद जब खींच के छोड़ा है तो फिर आपके पास जो अपवर्ड वेलोसिटी है उस पे वो कितनी है, वो -3 है। तो अपवर्ड है तो अपोजिट है, ठीक है, स्ट्रेचनेस के अपोजिट है, तो इसके साथ क्या आएगा, माइनस आएगा। तो अब जरा देख लीजिएगा हमारे पास जो इक्वेशन बन जाती है वो क्या बनी, एम डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस के एक्स माइनस बीटा डी एक्स ओवर डी टी, ठीक है। ये हमारे पास वो आ गई, इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। बीटा की वैल्यू आपको वैसे दी हुई है, ठीक है, और m आपके पास कैसे निकल आएगा, m किसके इक्वल होता है, w इक्वल टू एम जी होता है, तो m किसके इक्वल आएगा, w बाई जी के, तो ये 8/32 तो ये आ गया, ठीक है। ये वैल्यूज पुट कर दी तो हमारे पास ये सिस्टम आ गया। इसको अब आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। अब कंडीशंस कैसे बनी है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आपको पता है कि x क्या होता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे x इक्वल टू 0 होता है, और उस वक्त टाइम क्या होता है, 0 होता है, यानी कि उस वक्त हम इसको स्टडी नहीं करते, ठीक है। तो ये आपके पास x ऑफ 0 इक्वल टू 0, ये कंडीशन हमने खुद बनानी है। उसके बाद फिर वो वेलोसिटी बता गया कि वो क्या है, जो अपवर्ड वेलोसिटी है वो कितनी है, इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर वो क्या 3 फीट है। तो इक्वल वेलोसिटी हमेशा नीचे की तरफ नहीं आती, सबसे पहले जो स्टार्ट लेती है वो ऊपर की तरफ ही लेती है हमेशा, और ऊपर के लिए माइनस वेलोसिटी इस्तेमाल की जाती है। तो ये -3 आ गई। इन कंडीशन को यहाँ पे यूज़ करेंगे तो x ऑफ t निकल आएगा। फिर C1 C2 की वैल्यूज निकालने के लिए हमें इन कंडीशन को यूज़ करना है, तो एक दफ़ा इसका डाइवेटिव लिया, फिर इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास C1 की वैल्यू 0 आ जाएगी, C2 की वैल्यू -3 आएगी, तो xt की वैल्यू निकल आएगी। अच्छा, ये xt की तो वैल्यू ये हमने डिस्कस कर लिया कि ये हमारे पास सोल्यूशन इक्वेशन ऑफ मोशन निकल आई। बात दफ़ा इसमें कहता है कि एक्सट्रीम केसेस भी डिस्कस करें। एक्सट्रीम केसेस वो होता है कि जहाँ पे वेलोसिटी जहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी जा सकती है,
ठीक है, वो हमने निकालना है कि किस टाइम के ऊपर मैक्सिमम वेलोसिटी होती है या कितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट उसके अंदर आ सकता है मैक्सिमम। तो इसको निकालने के लिए हम वेलोसिटी को क्या लेते हैं, इक्वल टू 0 ले लेते हैं। एक्स ऑफ टी आपके पास पड़ा हुआ है, इसका डेरिवेटिव ले लें, डेरिवेटिव ये आ जाएगा। डेरिवेटिव के बाद इसको 0 के पुट करना है, तो टी की वैल्यू क्या आ गई, जब इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो ये सब चीज़ 0 की इक्वल होगी। तो ये वाली चीज़ क्या होगी, इक्वल टू 0, तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये डिस्प्लेसमेंट है ना, एक्स ऑफ टी इक्वल टू दिस। तो टी की वैल्यू निकाल लें, टी मैक्सिमम के लिए टाइम क्या निकल गया, 1/4। ये यहाँ पे पुट करते हैं, 1/4 1/4 1/4। तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आपका निकला है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि मैक्सिमम जो है ऊपर की तरफ इसकी जो हाइट है वो कितनी बनेगी, 0.276। ठीक है, ऊपर वाली साइड पे बन गई है, माइनस है ना एक्स। तो अभी मैंने थोड़ी पहले आप लोगों को बताया भी था कि डिस्प्लेसमेंट जो वो नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। ये वाला केस देखें कि अगर ये नीचे की तरफ है तो एक्स पॉजिटिव होता है, ऊपर की तरफ है तो नेगेटिव। तो ये जो मैक्सिमम हाइट बन गई ये ऊपर की तरफ बन गई है, तो माइनस उस वजह से आया। तो हाइट आपकी क्या निकल आई, 0.276। तो ये हमारे पास इसके अंदर केस था। अच्छा, उसके बाद है आपके पास, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में भी आपके पास पहले भी हमने किया था, उसमें दो चीज़ें थी, या तो RC आता था रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस, एक आपके पास LC आ जाएगा, या RL, इस तरह के सर्किट आते थे दो के साथ। अब तीन आएंगे, जब तीन चीज़ें आएंगी, R, L और C तीनों चीज़ें आ जाएंगी, तो आपके पास ये एक किस्म का डैम मोशन वाली सिचुएशन हो जाएगी। ठीक है, तो जो अभी हमने इक्वेशन पढ़ी है ये उस तरह की बन जाएगी जिस तरह की ये है। ओहम लॉ उसके अंदर इस्तेमाल होता है। ओहम लॉ आपके ये कहता है V इक्वल टू I आर है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस के साथ है, रेजिस्टेंस के साथ जो वोल्टेज है उसको हम V इक्वल टू आई कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कहलाता है। फिर V इक्वल टू एल डी आई डी टी, ये इंडक्टेंस जब यूज होती है तो उस वक्त वोल्टेज की ये वैल्यू होती है। डिटेल तो आप फिजिक्स के जो स्टूडेंट है वो तो पढ़ सकते हैं, बाकी आप लोग इसको इतना ज़्यादा अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, तो इसलिए मैं भी इसको डायरेक्ट ही कहूँगा। और ये जो है ये कैपेसिटेंस, जब आपके पास कैपेसिटर लगे तो ये कैपेसिटर के लिए वोल्टेज होती है वो क्यू ओवर सी होता है। ठीक है, तो सी जो है कैपेसिटेंस है, एल जो है वो इंडक्टेंस है, आर जो है वो रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस वो होता है जो कि ये वाला वो होता है जो कि फ्लो ऑफ करंट होता है उसको अपोज करता है। तो ये वाली जो टर्म है ये असल में ये वाली टर्म है रेजिस्टेंस वाली। ठीक है, अच्छा, अब कर्चॉफ रूल क्या कहता है कि जितनी भी वोल्टेज होगी पूरे सिस्टम के अंदर वो इक्वल टू क्या होती है, जितनी भी फोर्सेस उसके अंदर अप्लाई होगी, जितनी भी वोल्टेज, चाहे वो इंडक्टेंस से आए, चाहे रेजिस्टेंस से आए, चाहे कैपेसिटेंस से आए, ठीक है, बैटरी है वो भी लगी हो, वो सब जो है वो इक्वल टू क्या होगी, 0 के इक्वल होगी। ठीक है, ये सारी चीजें उसके इस्तेमाल करता है। अच्छा, अब इसको हम कहते हैं कि ये वोल्टेज है अगेंस्ट रेजिस्टेंस, तो इसको VR से लिख देते हैं। ये इंडक्टेंस के अगेंस्ट है तो इसको VL कह देते हैं, इसको कैपेसिटेंस के अगेंस्ट है तो उसको VC कह देते हैं। तो जो कर्चॉफ रूल है उसके मुताबिक VL प्लस VR प्लस VC, ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया, टोटल करंट के इक्वल होगा, E ऑफ T, वोल्टेज के इक्वल। तो यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर दी है, तो ये आपके पास ये आ जाएगा। और I जो होता है वो DQ ओवर DT होता है, तो DI ओवर DT क्या होगा, DQ ओवर DT स्क्वायर आ जाएगा। आई की वैल्यू DQ ओवर DT यहाँ पे पुट करें तो इसके बन जाएगा। तो ये जब यहाँ पे पुट किया तो ये हमारे पास एक RLC सर्किट की इक्वेशन आ गई। बस बाकी हमने इसी को सॉल्व करना होता है, तो इसके मुताबिक फिर ये चीज़ें गिवन होती हैं। एग्जाम्पल करते हैं इसके मुताबिक। एग्जाम्पल देखें, कहता है कि फाइंड द चार्ज Q ऑफ T निकालें इन RLC सर्किट व्हेन L इज इक्वल टू 0.25, L इज इक्वल टू 0.25, R इक्वल टू 10, C इक्वल टू 0.001, E ऑफ T इक्वल टू 0। और ये भी कंडीशन भी दे दी, विद Q ऑफ 0 इक्वल टू Q नॉट, I ऑफ 0 इक्वल टू 0। ये I असल में DQ ओवर DT है। ठीक है, इसको Q डैश भी कह सकते हैं। इक्वेशन हमारे पास ये है, L की वैल्यू पुट कर दी, L क्या था 0.25, R क्या था 10, वो यूज़ कर दिया, C क्या था 0.001, ये यूज़ कर दिया, E ऑफ T 0 दिया है, ये यूज़ किया। इसके बाद ये इक्वेशन बन गई। इसको अब आपने उसी तरीके से सॉल्व करना है जो आप लोगों के पास है, M स्क्वायर प्लस 40M प्लस, इस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद ये रिलेशन आ जाएगा आपके पास Q ऑफ T, उसके अंदर फिर ये कंडीशन यूज़ करेंगे। ये वाली कंडीशन दी हुई Q ऑफ 0, T इक्वल टू 0 पे Q क्या, Q नॉट, और DQ ओवर DT क्या है 0। तो ये आपने यूज़ करनी है, तो उसके बाद ये Q ऑफ T चार्ज निकल आएगा। बाद दफ़ा इसके अंदर कहता है कि I भी निकाले, तो I चूंकि DQ ओवर DT होता है तो फिर आप इसी का डेरिवेटिव लेके भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एप्लीकेशन थी हाई ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये चैप्टर 5 के रिलेटेड है।